दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम इंडियन पॉलिटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 22 यानी कि पार्लियामेंट जो है उसको कवर कर रहे हैं। इसमें जो अब तक हमने कवर किया है वो कौन-कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेस, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा, ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, लीडर्स इन पार्लियामेंट। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको मैंने 4-5 वीडियो में जो कवर किया है, मतलब टोटल मिला के अब तक जो है वो 5 वीडियो में पार्लियामेंट टॉपिक पर बना चुका हूँ। आज जो है वो हमारी 6th वीडियो है और इस वीडियो में जो है हम पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट सेशंस, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, इसको आज हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, ये किस में आर्टिकल नंबर, तो आर्टिकल नंबर जो है, आर्टिकल नंबर 85 जो है वो पार्लियामेंट के जो सेशंस लगाए जाते हैं। 7 सेशंस का मतलब है कि जो सदन होते हैं सभी मेंबर्स को बुलाकर उनकी जो मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं, उन मीटिंग्स का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ करंट इश्यूज हैं उन पर डिस्कशंस करना, या कोई भी किसी भी लॉ में रिफॉर्म करना है, किसी नए लॉ को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, उससे संबंधित जो है उस पर डिस्कस करने के लिए सेशंस जो है वो लगाए जाते हैं। तो सेशंस को आर्टिकल नंबर 85 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसके बारे में बताता है, कैसे जो पार्लियामेंट के सेशंस बुलाए जाएंगे, कैसे उनको लगाया जाएगा, कितने समय का पीरियड होगा, कितने गैप से वो किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला ही टॉपिक है इसमें होता है समन। समन का मतलब होता है बुलावा। ये बुलाए जाते हैं, किसके द्वारा बुलाए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो समय समय पर बुलाता है, समन्स करता है ईच हाउसेस को, दोनों हाउसेस को पार्लियामेंट के, टू मीट उन्हें मिलने के लिए। लेकिन जो मैक्सिमम गैप है उनके बीच में, दो सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप जो है वो कितना है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक सेशन आज लगा है तो अगला सेशन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर कोई भी जून में लगा है, ठीक है, तो अगला जो सेशन होगा वो दिसंबर से पहले पहले लग जाएगा, क्योंकि दिसंबर इनके बीच में जो पीरियड है वो कितना है, 6 मंथ का पीरियड जो गैप रखा गया है। इन अदर वर्ड्स, जो पार्लियामेंट है शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, यानी कि एक साल में पार्लियामेंट जो है कम से कम 2 बार मिलेगी, तभी तो 6 महीने का गैप होगा। देयर आर यूजली 3 सेशन। हमारे यहाँ कितने सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं। तो कौन कौन से सेशन है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। अब जो बजट सेशन है वो कब से कब तक लगता है, तो ये लगता है फरवरी से लेकर मई तक जो है वो बजट सेशन लगता है, जिसमें देखा होगा तुमने कि बजट वगैरह जो पास करवाए फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं बजट पास करती हैं, पेश करती हैं। मानसून सेशन होता है जुलाई से सितंबर तक, और विंटर सेशन जो है वो नवंबर से लेकर दिसंबर तक ही चलता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशन लगते हैं एक साल में। अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज, अब सेशन होता क्या है, एक सेशन की डेफिनेशन क्या है, तो ये बताया गया है कि अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड स्पेनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सपोज करो हमारी जो सेशन का मतलब है, आज मीटिंग हुई, तो पहली मीटिंग है, ये जो मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है उससे लेकर आखिर तक, जब तक जो मीटिंग है उसको प्रोरोग नहीं कर दिया जाता है। प्रोरोग का मतलब है कुछ समय के लिए उसको स्थगन, मतलब हमारा जब काम पूरा हो जाता है, काम पूरा होने के बाद प्रेसिडेंट एक नोटिस इशू करते हैं और उसमें बताते हैं कि हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो सत्र लगाने का उद्देश्य था, वो मीटिंग अब पूरी होती है, अब उसको आगे के लिए स्थगित किया जाता है। तो ये जो है, ये जो टाइम पीरियड होता है इसको कहते हैं सेशन। अब इस सेशन के दौरान क्या क्या होता है, जो हाउस है वो मीट्स मिलते हैं एवरीडे टू टारगेट बिजनेस, मतलब अपने कार्यकाल को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन जो है उनकी मीटिंग्स होती है। और जो पीरियड होता है बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड द रिसेस। अब देखो यहाँ पर रिसेस और सेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर हम समझते हैं सेशन, सेशन क्या है। सेशन सपोज करो अभी चल रहा है मार्च, भाई मार्च में पहली मीटिंग हुई, अब मैं पहली मीटिंग आज हो गई, ऐसे मान लो 14 मार्च है, तो 14 मार्च को पहली मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट ने इशू की एक नोटिस कि भी आओ सेशन चालू होगा, तो आते हैं और फिर पहली मीटिंग होती है। उसके बाद पता लगी अब अगली जो मीटिंग है कल हुई, फिर परसों हुई, या 1-2 दिन का घर गैप हो गया, और ये ऐसे ही मीटिंग्स होती रही, और ये कब तक चली है, अप्रैल तक। ठीक है, अप्रैल के बाद प्रेसिडेंट को ये लगा ठीक है, जो हमारा जो सेशन था, हमारा उद्देश्य था जो बुलाने का, वो पूरा हो गया, तो वो एक नोटिस इशू करेंगे और जो है वो सदन की जो कार्रवाई उसको रोक देंगे, और कह देंगे कि ठीक है हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ, अब जो है वो अगला सेशन मई में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ कर दिया था प्रोरोज, जो प्रोरोगी के माध्यम से, तो ये जो पूरा हुआ ये हुआ सेशन। अब रिसेस का मतलब क्या होता है, रिसेस का मतलब होता है गैप। अब जैसे अप्रैल मार्च से लेकर अप्रैल तक ये सेशन चला,
अब जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ सपोज करो मई का जून में, तो जो मई का सेशन जो है उसमें क्या हुआ, इसमें गैप हो गया, यहाँ पर मतलब कोई सेशन वगैरह नहीं लगा, कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई, तो ये जो टाइम पीरियड होगा मई को, इसको कहेंगे रिसेस। यानी कि एक सेशन के बाद जो भी टाइम पीरियड होता है जिसमें कार्यकाल नहीं होता है, मतलब कोई संसद में कोई भी सेशन नहीं लगाया जाता, उस पीरियड को कहते हैं रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो सदन की जो कार्रवाई है उसको रोक देना। अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी मीटिंग। जैसे हमने देखा था कि जब एक सेशन लगता है तो उसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, और मीटिंग्स कैसे होती हैं कि जैसे एक दिन में 2 मीटिंग होती हैं, कि ईच मीटिंग ऑफ अ डे कंसिस्ट 2 सिटिंग्स, कि एक दिन में 2 सिटिंग्स होती हैं। एक मॉर्निंग सिटिंग होती है जो कि 11 से लेकर 1 बजे तक चलती है, और एक लंच के बाद की होती है जो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। अब सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, उसको टर्मिनेट किया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, वो भी किसके द्वारा, एडजर्नमेंट के द्वारा, या एडजर्नमेंट सिंडाई, या प्रोरोगेशन के द्वारा, या डिसोल्यूशन के द्वारा। अब ये यहाँ पर जो 4 एक इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं, इनके द्वारा क्या, इन चारों का यूज़ किया जाता है सदन की जो कार्रवाई है उसको रोकने के लिए, लेकिन इनका यूज़ कब किया जाएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन द केस ऑफ लोकसभा, एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क्स इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम विच मे बी हावर्स, डे और वीक। अब अभी तक हमने जो पढ़ा था कि एडजर्नमेंट सिंडाई, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। अब इनमें कुछ ही वर्ड्स का डिफरेंसेस होता है। अब वो क्या है कि इस प्रो एडजर्नमेंट की अगर डेफिनेशन देखें ना, तो हम इन 2 लाइनों में इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जो एक सिटिंग चली, हमारी जो एक मीटिंग हुई है, उसके कामकाज को सस्पेंड कर देना, उसको रोक देना, लेकिन कितने समय के लिए, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। अब ये टाइम कितना होगा, ये 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, या 1 सप्ताह या 2 सप्ताह हो सकता है। यानी कि जब कभी भी कामकाज रोका जाएगा तो एक डेफिनिट टाइम बताया जाएगा कि साहब इतने समय के लिए काम जो है रोका गया है, और इसके बाद जो दोबारा से काम चालू किया जाएगा। तो ये होता है एडजर्नमेंट। होता है एडजर्नमेंट सिंडाई। तो एडजर्नमेंट सिंडाई का मतलब होता है टर्मिनेट अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड, यानी कि अनिश्चित काल के लिए उसकी जो सिटिंग है उसको टर्मिनेट कर देना। ये अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि ऊपर जब कभी टर्मिनेट की जाएगी सिटिंग, तो कोई समय बताया जाएगा कि 1 घंटे या 1 दिन के लिए की जा रही है, लेकिन जब इंडेफिनिट पीरियड के लिए टर्मिनेट की जाती है, इसको कहते हैं एडजर्नमेंट सिंडाई। और ये कब की जाती है, नहीं, यानी कि व्हेन द हाउस इज एडजर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, मतलब बिना किसी एक समय बताए कि अगली बार हमें कब मिलना है, रीअसेंबल कब होना है, बिल्कुल कोई समय नहीं बताया जाता है, तब ये कहा जाता है एडजर्नमेंट सिंडाई। अब जो पावर होती है एडजर्नमेंट की एज वेल एज एडजर्नमेंट सिंडाई की विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, अब ये कौन करता है, ठीक है, ये जो एडजर्नमेंट है, एडजर्नमेंट सिंडाई जो कौन करता है, तो वो जो सदन के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि लोकसभा में कौन करता है, स्पीकर, और वहीं राज्यसभा में कौन करता है, चेयरमैन। तो इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। ही कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट ऑन विच टाइम टू विच इट हैज़ बीन, मतलब ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर इंडेफिनिट पीरियड के लिए ये टर्मिनेट की गई है सिटिंग, तो वो बुला नहीं सकते, वो समय से पहले भी किसी भी दिन बुला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या है, तो द प्रेसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर और चेयरमैन जब ये डिक्लेयर करते हैं कि हाउस को एडजर्नमेंट सिंडाई कर दिया है, एडजर्न सिंडाई कर दिया है, तो व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड, यानी कि जिस उद्देश्य से एक सेशन जो है वो लगाया गया था, जैसे हमने बात करी कि अगर मान लो हमने बजट सेशन, अभी बजट सेशन चल रहा है, और बजट सेशन का जो भी काम था उसमें बजट पेश करना है, या जो भी और चीज़ों पर डिस्कस था, जैसे भी था, अब बजट सेशन पूरा हो जाता है, ठीक है, फरवरी से लेकर जो चलता है मई तक, और मई में बजट सेशन पूरा हो जाता है। तो उसके बाद क्या है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, या चेयरमैन जो है, या फिर स्पीकर, एक एडजर्नमेंट सिंडाई, पहले तो सदन को क्या है, एक अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए उसे एडजर्न कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, और उसके कुछ ही दिन बाद प्रेसिडेंट जो है इशू करेंगे, क्या, प्रेसिडेंट इशू करेंगे एक नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन, यानी कि सदन को अब जो है वो खत्म कर दिया गया है। हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन द सेशन, तो ये कहना कि ऐसा नहीं है जब काम का सेशन पूरा हो जाए तभी करते हैं, वो उसको प्रेसिडेंट जो है वो कभी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा तो प्रोरोगेशन को जो इशू किया जाता है, जो नोटिस इशू किया जाता है प्रोरोगेशन का, वो कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट। जबकि अभी हम देखा था एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिंडाई, ये जो इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन।
डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है, वैसे अगर हम देखें हिंदी में तो इसका होता है भंग करना, यानी कि सदन को भंग कर देना। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसीलिए ये कोई सब इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल जो लोकसभा है उसी को डिसॉल्व किया जाता है। जैसे कि प्रोरोगेशन में ए डिसोल्यूशन एंड्स द एवरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। तो देखो प्रोरोगेशन में क्या होता है, ऐसे डिसोल्यूशन जब करा जाता है मतलब भंग किया जाता है, तो जो सदन है उसकी जो लाइफ है बिल्कुल खत्म हो जाती है। और प्रोरोगेशन में क्या होता है, प्रोरोगेशन का मतलब होगा कि उस सेशन की जो है वो पूरी लाइफ पूरी हो गई है। अब एक नया सेशन डिसोल्यूशन जब होता है तो इसका मतलब है क्या कि जो लाइफ है हाउस की वो खत्म हो जाती है और एक नया हाउस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एक जनरल इलेक्शन के बाद। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा में टेक प्लेस इन आइदर टू वेज। अब जो दो तरीके से डिसोल्यूशन होता है, अब कौन से दो तरीके हैं? पहला है तो ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन डिसोल्यूशन। ऑटोमेटिक का मतलब है कि जब उसका जो कार्यकाल है पूरा हो जाए, मतलब द एक्सपायरी ऑफ इट टेन्योर ऑफ 5 ईयर, यानी कि जो सदन है लोकसभा है उसकी जो 5 साल पूरे हो जाएं तो ये ऑटोमेटिक उसको डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। दूसरा है वेन एवर द प्रेसिडेंट डिसाइड टू डिसॉल्व द हाउस विच ही ऑथराइज टू डू। ये है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब जो है वो हाउस को डिसॉल्व कर दे। वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर द डिसोल्यूशन इज इररिवोकेबल। नेक्स्ट है व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व, जब लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है सभी जो बिजनेसेस होती हैं, यानी कि उसमें सभी बिल हैं, मोशंस हैं, रिजोल्यूशंस हैं, नोटिस हैं, पिटीशंस हैं, और भी जो भी कुछ पेंडिंग है उसके हाउस के सामने, वो सब कुछ क्या है उसकी कमेटीज हैं सब लैप्स हो जाती हैं, सब खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एडजॉर्नमेंट वगैरह किया जाता है तो बिल नोटिस वगैरह कोई भी लैप्स नहीं होता, कोई खत्म नहीं होता है। जबकि लेकिन जब डिसोल्यूशन किया जाता है सदन का, सदन को जब भंग किया जाता है तो उसकी कमेटीज मोशन रिजोल्यूशन सब जो है वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि दे मस्ट बी री इंट्रोड्यूस इन दी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। अब यानी जो नई इलेक्ट होकर लोकसभा आएगी तो उसमें उनको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। However, some pending bill and all pending assurances that are to be examined by the Committee on the Government Assurance do not lapse on the dissolution of the Lok Sabha। लेकिन यदि कोई भी अगर बिल है वो बिल पास हो गया है और किसी कमेटी के द्वारा उसको एग्जामिन किया गया है, ठीक है, तो वो जो है वो लैप्स नहीं होते हैं डिसोल्यूशन के केस में, अन्यथा वो लैप्स हो जाते हैं। अब द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द, अब इसमें नीचे बताए गए हैं कि किन किन केस में जो बिल है वो लैप्स होते हैं और किन केस में नहीं होते हैं। अ बिल A bill pending in the Lok Sabha lapse whether originating in the Lok Sabha or transmitted it to by the Rajya Sabha। अब कोई भी एक बिल चाहे तो वो लोकसभा में पेंडिंग है, और पेंडिंग कैसे है, चाहे तो लोकसभा में वो ओरिजिनेट हुआ हो या राज्यसभा ने जो है उसको लोकसभा में भेजा हो और लोकसभा में आकर वो पेंडिंग में पड़ गया हो, और ऐसे केस में यदि सदन को डिसॉल्व कर दिया जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो जो बिल है क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, यानी कि बिल लोकसभा ने पास कर कहाँ भेज दिया, राज्यसभा में, और राज्यसभा में वो जाकर क्या है पेंडिंग हो जाता है, पेंडिंग में पड़ जाता है, और इसी पीरियड के दौरान जो है वो लोकसभा अगर डिसॉल्व कर दी जाती है तो बिल जो है वो ऐसे केस में लैप्स हो जाएगा। थर्ड है अ बिल नॉट passed by the two houses due to the disagreement and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of the Lok Sabha does not lapse। अब ये तो ऊपर दो कंडीशन देखी थी, इन कंडीशन में जो है वो लैप्स हो जाता है। अब नीचे की कंडीशन बताएगी किस कंडीशन में लैप्स नहीं होता है, कि यदि कोई भी बिल पास नहीं हो पा रहा है दोनों सदनों के बीच में, कि जैसे लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा पास नहीं कर रही है, या राज्यसभा पास कर दी तो लोकसभा पास नहीं कर पा रही है, ठीक है, ऐसे में डिसएग्रीमेंट हो जाता है उस बिल को लेकर और प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि इस बिल को पास करने के लिए एक ज्वाइंट सिटिंग की जाएगी, और उस ज्वाइंट सिटिंग कराने से पहले ही लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो भी वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। चौथा है अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स, यानी कि एक बिल पेंडिंग में है राज्यसभा में लेकिन पास किसने नहीं किया है, लोकसभा ने, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग एसेंट टू द प्रेसिडेंट डू नॉट लैप्स, यानी कि दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है लेकिन राष्ट्रपति की सहमति अभी उस पर नहीं मिल पाई है, तो ऐसे केस में भी जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा। पांचवा केस दिया है एक बिल पास बाई बोथ द हाउस बट पेंडिंग एसेंट, अभी तो ये पढ़ लिया हम लैप्स नहीं होगा। सिक्स है अ बिल पास्ड बाई बोथ द हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स, यानी कि
लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट ने उसे फिर से रिटर्न कर दिया कि रिकंसिडरेशन की, यानी कि उस पर एक बार दोबारा से विचार किया जाए, और उस दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है तब भी वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। तो केवल हमने जो पहला और दूसरा जो पॉइंट देखा था, उन्हीं दो कंडीशंस में बिल लैप्स होता है। तो आपको केवल दो ही पॉइंट्स याद करने हैं, बकाया जो जो भी हैं चार पॉइंट्स, इनको याद नहीं रखना है। ये केवल ये रखना है कि और किसी केस में बिल लैप्स होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। अभी हमने जो पढ़ा था इस टेबल में देखते हैं कि एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन जो दोनों ही पढ़े थे, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या है कि इट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउसेस, यानी कि जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो दिन प्रतिदिन मीटिंग चलती हैं, तो एडजॉर्नमेंट में केवल केवल मीटिंग्स को ही टर्मिनेट किया जाता है, जबकि सेशन को नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब प्रोरोगेशन इशू किया जाता है तो ये केवल टर्मिनेट सिटिंग को ही नहीं करता, बल्कि जो सेशन है, सत्र है, उसको भी पूरा तरीके से टर्मिनेट कर देता है। दूसरा है, एडजर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो हाउस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा इनको इशू किया जाता है। जबकि प्रोरोगेशन का मतलब क्या है, प्रोरोगेशन किसके द्वारा इशू किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तीसरा है, एडजर्नमेंट में इट डज नॉट अफेक्ट द विल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस एंड द सेम कैन बी रिज्यूम्ड व्हेन द हाउस मीट अगेन, यानी कि जब कभी भी एडजर्नमेंट किया जाता है तो उसके हाउसेस में जो भी बिल हैं या नोटिस हैं, मोशंस हैं, कोई भी चीज़ लैप्स नहीं होती, मतलब कोई भी खत्म नहीं होती। जब कभी दोबारा से मीटिंग होती है तो उन्हें दोबारा से लाया जाता है। लेकिन जब कभी प्रोरोगेशन इशू किया जाता है तो इट डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस, हाउएवर ऑल पेंडिंग नोटिसेस लैप्स ऑन अ प्रोरोगेशन एंड दी फ्रेश, मतलब क्या है कि इस केस में भी कोई नहीं होता, लेकिन सभी जो नोटिस होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। अब जब दोबारा से सेशन लगाया जाता है तो उनको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेरम। अब क्वेरम क्या होता है, तो क्वेरम जो होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन दी हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजिट एनी बिजनेस, यानी कि सदन को चलाने के लिए एक मिनिमम नंबर्स की जो जरूरत होती है उसी को हम कहते हैं क्वेरम। अब ये नंबर्स कितने होते हैं, तो इट इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, यानी कि जो भी उस सदन का प्रेसाइडिंग ऑफिसर है उसको मिलाकर उस सदन की जो टोटल नंबर है उसका 1/10 होना चाहिए। यानी कि लोकसभा के केस में देखें तो स्पीकर को लगाकर 543 मेंबर हैं, इस 543 के 1/10 मेंबर का होना जरूरी है, तभी जो सदन की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। It means that there must be at least 55 members present in the Lok Sabha and 25 members present in the Rajya Sabha if any business is to be conducted, यानी कि सदन की कार्रवाई चलाने के लिए लोकसभा में 55 मेंबर और राज्यसभा में 25 मेंबर जो है वो होने चाहिए। If there is no quorum during a meeting of the house, it is the duty of the presiding officer either to adjourn the house or suspend the meeting until there is a quorum। नहीं, ये जो चेयरमैन जो थे, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स हैं, ये उन पर एक ड्यूटी दी गई है कि यदि क्वेरम नहीं हो पा रही है, मतलब जो मिनिमम नंबर्स हैं सदन को चलाने के लिए वो नहीं है, तो कुछ समय के लिए हाउस को या तो एडजन कर दे वो, या जो उसकी मीटिंग है उसको सस्पेंड कर दे। और ये कब तक करेगा, जब तक कि जो 1/10 मेंबर जो हैं वो नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए। तो ये था क्वेरम। नेक्स्ट है वोटिंग इन दी हाउस। अब कैसे जो सदन में वोटिंग की जाती है, यानी कि कोई भी जो बिल लाया जाता है उस पर डिस्कशन होता है और उसके बाद जब वो उस पर वोटिंग की जाती है तभी जाकर वो पास किया जाता है। तो वोटिंग का पैटर्न क्या है वो बताया गया है इसमें। तो आर्टिकल नंबर जो 100 है ना, आर्टिकल 100 वो बताता है कि कैसे किसी भी सदन में जो वोटिंग है वो की जाएगी। तो सभी जो मैटर्स होते हैं किसी भी सीटिंग में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में या ज्वाइंट सीटिंग हो रही हो दोनों केसेस में, तो ये मेजोरिटी के द्वारा, मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो है मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उस दौरान जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी मेजोरिटी बहुमत के द्वारा ही उसको पास किया जाता है। लेकिन एक्सक्लूडिंग द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, only a few matters which are specifically mentioned in the constitution, like impeachment of president, amendment of the constitution, removal of the presiding officer of the parliament and so on, require special majority not ordinary majority। यानी कि जैसे संविधान में कोई संशोधन करना है या प्रेसिडेंट को हटाना है इम्पीचमेंट के द्वारा, या जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं यानी चेयरमैन या स्पीकर को हटाना है, या पार्लियामेंट के कुछ और पार्ट्स हैं उनमें अगर कोई भी चीज़ चेंजेस करने हैं, तो वो ऐसे केसेस में क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ साधारण जो ऑर्डिनरी मेजोरिटी है उससे काम नहीं चलेगा। अब क्या है कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हाउस के, वो पहले इंस्टेंस में कभी भी वोट नहीं देते, ये हमने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा था। लेकिन वो अपना वोट कब कास्ट करते हैं, जब एक इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो, यानी कि कोई भी जो बिल या कोई लेकर आया गया है
उस पर जितने उसके फेवर में है, ठीक है, उतने ही उसके अगर अपोजिट वोट अगर पड़े हैं, तो इसमें क्या कि ऐसे में जो एक टाई की स्थिति हो जाती है कि ना तो बिल वो पास होता है ना ही खत्म होता है। तो ऐसे केस में क्या है, तो स्पीकर जो है वो अपना वोट देते हैं। द प्रोसीडिंग ऑफ ए हाउस आर टू बी वैलिड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बाई अनऑथराइज्ड वोटिंग एंड पार्टिसिपेशन और एनी वैकेंसी इन इट्स मेंबरशिप। द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग प्रोसीजर इन द लोकसभा। अब लोकसभा में जो वोटिंग का प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है। पहला क्या है कि ऑन द कंक्लूजन ऑफ अ डिबेट द स्पीकर शैल पुट इन द क्वेश्चन एंड इनवाइट दोस हु आर इन द फेवर ऑफ द मोशन टू से आई एंड दोस अगेंस्ट द मोशन टू से नो। इसमें क्या है कि कोई भी एक बिल आया, उस पर डिबेट हुई, डिबेट होने के बाद में स्पीकर ये क्वेश्चन उठाते हैं और इनवाइट करते हैं पूरे हाउस को कि जो भी उस मोशन में, जो भी इस पर डिबेट अभी हुई है, उसके अगर फेवर में है तो वो यस बोलेंगे और जो उसके अगेंस्ट में है वो उसका नो बोलेगा। ये काम किसका कहने का? स्पीकर का। दूसरा है द स्पीकर सेल देन से, स्पीकर उसके बाद में कहता है कि अगर स्पीकर को ये लगता है कि आई थिंक द आई हैव इट इफ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज द डिसीजन ऑफ अ क्वेश्चन इज नॉट चैलेंज्ड ही सेल ट्वाइस द यस हैव इट द क्वेश्चन बिफोर द हाउस शैल बी एग्जामिन्ड अकॉर्डिंगली। यानी ये कहना है कि जब अगर स्पीकर को ये लगता है कि उसके फेवर में, यानी कि उसके फेवर में यस जो है वो ज़्यादा नंबर्स, ज़्यादा लोगों के द्वारा कहा गया है, तो वो उसको 2 बार बोलेगा कि हाँ, मुझे लगता है कि इस बिल पर जो इसके फेवर में यस जो वॉइसेस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर नहीं तब तो वो पास कर देता है, या अगर कोई चैलेंज करता है कि नहीं इसमें इस यस नहीं, इसके अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा नंबर्स हैं, तब उसको दोबारा से कराया जाता है। इफ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू डिसीजन ऑफ अ क्वेश्चन इज चैलेंज ही शैल ऑर्डर टू द लॉबी बी क्लियर। अगर जो उसका डिसीजन है स्पीकर का, अगर उसको चैलेंज कर दिया जाता है, उसके बाद स्पीकर जो होता है वो जो लॉबी होती है, ये उस पर छोड़ता है कि वो ये डिसाइड करे कि इसके फेवर में ज़्यादा वॉइसेस थी या इसके अगेंस्ट में ज़्यादा थी। अब आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 मिनट एंड 30 सेकेंड ही शैल पुट द क्वेश्चन अ सेकंड टाइम एंड डिक्लेयर वेदर इन हिज ओपिनियन द यस और नॉट। अभी कहना है कि जब 3 मिनट और 30 सेकंड के गैप के बाद वो दोबारा से क्वेश्चन करता है और उसमें फिर अपना ओपिनियन जो है वो बताता है कि इसके फेवर में ज़्यादा है या अगेंस्ट में ज़्यादा है। If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the vote be recorded either by operating the automatic vote recorder और by using। यानी क्या है ना कि अगर बार बार चैलेंज किया जा रहा है उसके ओपिनियन को, तो फिर वो क्या है, जो ऑटोमेटिक जो मशीन होती है जो आवाज़ों को रिकॉर्ड करती है, फिर ये उस पर डिसीजन, उस पर कहते हैं कि उसके हिसाब से बताया जाएगा कि कौन इसके फेवर में था, कौन इसके अगेंस्ट में था। फोर्थ पॉइंट है इफ इन द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर द डिवीजन इज नेसेसरी अननेसेसरी क्लेम्ड कि ही मेक आस्क द मेंबर्स हु आर इन yes or no respectively to raise their praises on the count to be taken he may declare determination of the house in such case the name of the voter shall not be recorded। यानी क्या क्या कि अगर लॉबी या मशीन की भी नहीं मानी जाती, उसके बाद में क्या है कि उन मेंबर्स जो उसके फेवर में है उनकी गिनती की जाती है, काउंटिंग की जाती है, कौन कौन है, फिजिकली काउंटिंग की जाती है। तो ये जो है वोटिंग प्रोसीजर है, हर एक बिल पर ये अपनाई जाती है जब उसको पास किया जाता है, ठीक है। नाउ लैंग्वेज इन दी पार्लियामेंट। अब जो सदन है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी? तो आर्टिकल नंबर 120 जो है, 120 जो बताता है कि पार्लियामेंट में किस लैंग्वेज को यूज़ किया गया या किस लैंग्वेज में जो उसकी जो बिजनेस है उसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द लैंग्वेज फॉर ट्रांजेक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। तो हमारे संविधान में पार्लियामेंट की जो कामकाज करने के लिए 2 लैंग्वेज को डिक्लेयर चुना गया था, हिंदी और इंग्लिश के लिए। लेकिन जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं वो परमिट कर सकते हैं एक मेंबर को कि वो एड्रेस कर सकता है कि, और एड्रेस किस लैंग्वेज में करेगा? जो उसकी मदर टंग है। यानी कि जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जो भी उनकी मदर टंग है उसमें वो जो हाउस है उसको एड्रेस कर सकते हैं। इन बोथ द हाउसेज एग्रीमेंट आर मेड फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन। अब दोनों ही हाउस में मतलब ट्रांसलेशन की जो व्यवस्था है वो की गई है। However, the presiding officer can permit a member to address the house in mother tongue in both. Though English was to be discontinued as a floor language after the expiration of the 15 year from the commencement of the constitution। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो उसके 15 साल, 15 ईयर मतलब 15 साल के बाद ये रखा गया था कि जो इंग्लिश है उसको हटा दिया जाएगा। दैट इज इन 1965 में द ऑफिशियल एक्ट 1963 अलाउ। फिर अगेन जो 1963 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था पार्लियामेंट का, वो अलाउ करता है कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहेगी अलॉन्ग विद द हिंदी। तो ये जो है वो 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और
हिंदी जो कि हमारी इंग्लिश और हिंदी, जिनको पार्लियामेंट में यूज़ किया जाएगा। अब राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, अब जो अटॉर्नी जनरल हैं और मिनिस्टर जो भी मंत्री हैं, उनके क्या-क्या राइट होंगे? तो ये आर्टिकल नंबर जो है वो कौन-सा है? 88। और ये प्री के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल और केवल मेंस के पॉइंट से ज़्यादा है। मेंस में पूछा जाता है ना कि मेरे जो भी मिनिस्टर्स हैं और अटॉर्नी जनरल है, उनके क्या-क्या राइट्स हैं। अब इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ द हाउस, every minister and the Attorney General of India have the right to speak and take part in the proceeding of either house, any joint sitting of both the house and any committee of the parliament of which he is a member without being entitled to the vote। यानी क्या कहे कि जो भी मंत्री हैं, हर एक मंत्री, ठीक है, दोनों सदनों में हिस्सा ले सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्लियामेंट की जो भी कमेटीज हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं देंगे। उसके पीछे दो कारण है। पहला क्या है? A minister can participate in the proceeding of a house of which he is not a member। यानी कि अगर सपोज करो कोई भी एक मिनिस्टर है और मिनिस्टर हैं लोकसभा से, तो राज्यसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी मीटिंग्स होंगी, उसमें ये मिनिस्टर जो है वो मंत्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात वोट की आएगी तो वोट ये केवल जाके लोकसभा में ही देंगे। इन अदर वर्ड्स, अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू द लोकसभा कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द राज्यसभा एंड वाइस वर्सा। यदि राज्यसभा का है तो वो भी लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट उसी में देगा जिस सदन से वो मेंबर है। दूसरा है, अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस। यानी कि एक मंत्री जो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। It should be noted here that a person can remain a minister for 6 months without being a member of either house of parliament। यानी कि बिना संसद के सदस्य रहे वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक जो है वो मंत्री रह सकता है। यदि उसे कंटिन्यू रहना है पोस्ट पे तो उसे किसी न किसी, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना होगा। नेक्स्ट है लेम डक सेशन। अब ये लेम डक सेशन क्या होता है? It refer to the last session of the existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected। यानी कि जो अभी वर्तमान में लोकसभा चल रही है, उस लोकसभा का जो आखिरी सेशन होगा, ठीक है, उसी को कहा जाता है लेम डक सेशन। यानी कि इस सेशन के बाद अगली जो सेशन होगी वो इलेक्शन के बाद होगी, और जो अगली सेशन में होंगे सभी क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो दोज मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा who could not get re-elected to the new लोक सभा आर कॉल्ड लेम डक। यानी कि जो अभी सपोज करो सपोज करो मानते हैं कि हमारा 2025 चला है, 2025 में ये आखिरी सेशन होने वाला है, 2026 में इलेक्शन होगा, 2026 में लोकसभा का इलेक्शन होगा। ये हाइपोथेटिकली हम अपना मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस सेशन में जितने भी मेंबर्स थे, कुछ सपोज करो हमने लोकसभा में देखी 543 मेंबर हैं, 543 में से पता लगी कि 500 मेंबर्स तो वही 2026 में चुनकर आ गए जो पहले मेंबर्स थे। 43 मेंबर ऐसे हैं जो इस बार नहीं जीत पाए, तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा ये एक लेम डक हो गए, ठीक है। और सेशन जो होता है, लास्ट सेशन होता है, उसको कहा जाता है लेम डक सेशन। तो ये जो हमारा टॉपिक जो है लेम डक सेशन तक कंप्लीट होता है। अब अगला जो टॉपिक हम अगली वीडियो में जो कवर करेंगे वो जो भी डिवाइसेस होती हैं पार्लियामेंट की, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री। अब इस डिवाइसेस में जैसे कि इसकी क्वेश्चन प्रोसीडिंग्स कैसे की जाती है, क्वेश्चन हावर्स क्या होता है, जीरो हावर्स हैं, मोशंस कितने तरीके के होते हैं, इसको हम जो है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि वो वीडियो नंबर होगी 6 जो है वो यही कवर करते हैं। तो कैसे लगा आपको सेशन हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।